हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग जीन पियाजे की थ्योरी कंप्लीट करेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि जीन पियाजे का जन्म कब हुआ था, कहाँ पर हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई, उन्होंने अपना प्रयोग किस प्रकार किया है, उनके द्वारा कौन कौन से सिद्धांत दिए गए हैं और साथ ही उनके द्वारा दिए गए सिद्धांतों का अध्यापन क्रिया में क्या महत्व है और एक अध्यापक अध्यापन क्रिया के दौरान उनके सिद्धांतों का प्रयोग किस प्रकार से कर सकता है। साथ ही यहाँ पर मैंने पहले थ्योरी कंप्लीट करवाई है। उसके बाद हम लोग वीडियो के अंत में ट्रिक के माध्यम से अभी के अभी सारे इनके द्वारा दिए गए संपूर्ण सिद्धांत एक ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जीन पियाजे का जन्म कब हुआ और कहाँ पर हुआ। तो जीन पियाजे का जन्म 1896 में स्विट्जरलैंड में हुआ था। ठीक है, उनका जन्म 1896 में स्विट्जरलैंड में हुआ था और उनकी मृत्यु 1980 में हुई। हम आगे देखते हैं कि उन्होंने अपना जो प्रयोग था वो किस प्रकार से किया था। तो उन्होंने अपने स्वयं के बच्चे पर प्रयोग किया था। ठीक है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए उन्होंने अपने स्वयं के बच्चे पर प्रयोग किया था। वे बारीकी से अपने बच्चे का जैसे जैसे वो बड़ा होता गया वैसे वैसे उसका अध्ययन करते रहे और इसी अध्ययन के परिणाम स्वरूप पियाजे ने मानसिक या संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है, उनके द्वारा प्रतिपादित किया गया सिद्धांत कौन सा है? संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से विख्यात है। ठीक है, इसी को मानसिक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। इस प्रकार उन्होंने अपने स्वयं के बच्चे का बारीकी से अध्ययन करते हुए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अब आगे हम लोग देखते हैं कि संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य क्या है। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य क्या है? तो संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य है बच्चों के सीखने एवं सूचनाएं एकत्रित करने के तरीके से है। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास से क्या तात्पर्य है? बच्चे के सीखने एवं सूचनाएं एकत्रित करने के तरीके से है। जो बच्चा सीखता है और जो सूचनाएं एकत्रित करता है उस तरीके को ही क्या करते हैं? संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। इसमें अवधान में वृद्धि, प्रत्यक्षीकरण, भाषा, चिंतन, स्मरण शक्ति और तर्क शामिल है। ठीक है, इसमें क्या क्या शामिल है? अवधान में वृद्धि, प्रत्यक्षीकरण, भाषा, चिंतन, स्मरण शक्ति और तर्क शामिल है। अब आगे देखते हैं हम लोग कि पियाजे ने अपने सिद्धांत के अंतर्गत यह बात सामने रखी है कि बच्चों में बुद्धि का विकास उनके जन्म के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, पियाजे ने क्या कहा है कि जो बच्चे हैं उनकी बुद्धि का विकास जन्म से ही जुड़ा हुआ है। कुछ क्षमताएं वो उनके पास जन्मजात होती है। ठीक है, जैसे कि बच्चा पैदा होते ही जैसे रोने का, हंसने का, ये चीज़ें बच्चे में जन्मजात होती है, तो उसकी बुद्धि का विकास जन्मजात ही होता है। कुछ लक्षण उसके जन्मजात ही होते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग। पियाजे का मानना है कि सीखने का अर्थ ज्ञान का निर्माण करना है। उनके अनुसार सीखने का अर्थ क्या है? ज्ञान का निर्माण करना। आगे देखते हैं संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। तो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है। ठीक है, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है। ये क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है कि या तो ये पूछा जाता है कि संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित की गई, या फिर किसी भी चारों में से किसी भी एक विशेषता का कोई लक्षण पूछा जाता है। इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना अधिक रहती है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से क्लियर करेंगे। तो आइए हम देखते हैं आगे इनके द्वारा प्रतिपादित विभाजित की गई 4 अवस्थाएं। सबसे पहली अवस्था है इंद्रिय जनित गामक या संवेदी प्रेरक अवस्था। ठीक है, क्या कहते हैं इसे? इंद्रिय जनित गामक या संवेदी प्रेरक अवस्था, दोनों एक ही है। इसके अंतर्गत इसकी सबसे पहले तो हम समय अवधि देखते हैं। ठीक है, तो ये कब से कब तक रहती है? 0 से 2 वर्ष तक। इंद्रिय जनित गामक या संवेदी प्रेरक अवस्था कब तक रहती है? 0 से 2 वर्ष, मतलब जन्म से 2 वर्ष तक। इसका पहला लक्षण है मानसिक क्रियाएं इंद्रिय जनित गामक होती है। ठीक है, मानसिक क्रियाएं कैसी होती है? इंद्रिय जनित गामक होती है। जैसे कि जब बच्चे को भूख लगती है तो वो ये कहता नहीं है माँ से कि मुझे भूख लगी है, लेकिन वो रोकर अपनी भूख को प्रकट करता है। इस प्रकार से जो बच्चे की मानसिक क्रियाएं होती है वो कैसी होती है? इंद्रिय जनित होती है। सेकेंड इसका लक्षण है कि बच्चा आंख, कान एवं नाक से सोचता है। ठीक है, इस अवस्था में बच्चा आंख, कान एवं नाक से सोचता है। थर्ड है सिर पर प्रत्यक्ष वस्तुओं का अस्तित्व होता है। यहाँ पर बच्चे के लिए जो वस्तु प्रत्यक्ष रूप से उसके सामने होती है उन्हीं का अस्तित्व होता है। एग्जाम्पल के लिए जब बच्चा छोटा रहता है और उसके सामने कोई खिलौना रहता है, ठीक है, तो वो जब उसे खेलता है तो
उससे उसके साथ वो खेलेगा, लेकिन अगर हम उसके सामने से वो खिलौना हटा देते हैं या छुपा देते हैं, तब वो उस खिलौने को ढूंढने की कोशिश नहीं करता है, क्योंकि उसके लिए उस खिलौने का अस्तित्व तभी तक है जब तक कि वो उसकी आंखों के सामने है। जैसे ही वो उसकी आंखों से ओझल होता है, वो उस खिलौने के बारे में भूल जाता है। इस प्रकार से जब बच्चा छोटी अवस्था में रहता है 0 से 2 वर्ष तक, तब तक उसके लिए वस्तुओं का प्रत्यक्ष अस्तित्व होता है, अप्रत्यक्ष वस्तुओं का अस्तित्व नहीं होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, उसकी बुद्धि उसके कार्यों द्वारा व्यक्त होती है। ठीक है, जो बच्चा होता है उसकी बुद्धि कैसे, हमें कैसे उसकी बुद्धि का पता चलता है, उसके कार्यों के द्वारा। एग्जाम्पल के लिए, जब बच्चे के सामने कोई खिलौना रखा हुआ रहता है और उससे खेल रहा होता है, और अगर वही खिलौना हम थोड़ा सा उससे उसके पास से लेकर थोड़ी दूरी पर रख दे, तो वो स्वयं वहां जाकर उस खिलौने को न लेते हुए वो चद्दर को खींचकर खिलौने को अपने पास लाने का प्रयास करता है। इस प्रकार से हमें पता चल, उसके कार्यों के द्वारा उसकी बुद्धि का पता चलता है। अब नेक्स्ट है, इस प्रकार हमने यहाँ पर देखा इंद्रिय जनित गामक संवेदी प्रेरक अवस्था की लक्षण या विशेषताएं, कि पहली विशेषता तो यह है कि मानसिक क्रियाएं इंद्रिय जनित होती है। ठीक है, दूसरी विशेषता यह है कि बच्चा आंख, कान एवं नाक से सोचता है, और तीसरी विशेषता यह है कि उसके लिए केवल प्रत्यक्ष वस्तुओं का ही अस्तित्व होता है, और चौथी विशेषता है कि उसकी बुद्धि उसके कार्यों के द्वारा व्यक्त होती है। ठीक है, अब सेकेंड हम लोग देखते हैं अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, सेकेंड अवस्था कौन सी है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसकी अवधि क्या होती है? 2 से 7 वर्ष तक। पहली अवस्था जो गई उसकी अवधि क्या थी? 0 से 7 वर्ष तक, इंद्रिय जनित गामा की। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? 2 से 7 वर्ष तक। यहाँ पर इसके क्या क्या लक्षण होते हैं? कि वस्तु स्थायित्व का गुण, यहाँ पर बच्चे के लिए वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है बच्चे में। सेकेंड है भाषा विकास का प्रारंभ, इस अवस्था में बच्चे की भाषा का विकास होने लगता है। थर्ड है पहले की अपेक्षा समस्याओं का समाधान करने में अधिक सक्षम, जो बच्चा है वो पूर्व अवस्था की तुलना में इस अवस्था में अपनी समस्याओं का समाधान करने में अधिक सक्षम होता है। अब नेक्स्ट है कि नई सूचनाओं और अनुभवों का संग्रह, यहाँ पर इस अवस्था में क्या होता है? बच्चा नवीन सूचनाओं और अनुभवों का संग्रह करने लगता है। देखो, यही वो अवस्था है जब बच्चा मित्रों से जुड़ता है। ठीक है, वो खेलने के लिए बाहर निकलता है तो एक प्रकार से वो मित्रों से जुड़ता है। स्कूल जाने लगता है तो विद्यालय में वो नए नए शिक्षकों और मित्रों के संपर्क में आता है, तो इस प्रकार से वो नवीन सूचनाओं और नवीन अनुभवों का संग्रह करने लगता है। अब आगे है थर्ड अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अभी तक हम 2 अवस्थाएं देख चुके हैं, तीसरे मोस्ट इंपोर्टेंट अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी अवधि है 7 से 11 वर्ष। ठीक है, इसकी क्या अवधि है? 7 से 11 वर्ष। यहाँ पर क्या होता है कि वस्तुओं को पहचानने, विभेदीकरण करने तथा वर्गीकरण करने की क्षमता का विकास होता है बच्चे में। वस्तुओं को पहचानने, ठीक है, उनमें विभेद करने और उनका वर्गीकरण करने की क्षमता का विकास होता है। मतलब अब इस अवस्था में बच्चा वस्तुओं को पहचानने लगता है, उनमें विभेद करने लगता है, ठीक है, और उनका वर्गीकरण भी करने की क्षमता उसमें आ जाती है। सेकेंड है चिंतन अधिक क्रमबद्ध एवं तर्क संगत होता है। ठीक है, क्या है सेकेंड अवस्था? कि उसके द्वारा किया जाने वाला चिंतन अधिक क्रमबद्ध एवं तर्क संगत होता है। नेक्स्ट है कि भाषा का पूर्ण विकास हो जाता है। इस अवस्था में भाषा का पूर्ण विकास हो जाता है। हमने सेकेंड अवस्था में पढ़ा था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कि बच्चे में भाषा विकास का प्रारंभ होने लगता है, और इस अवस्था में आते तक बच्चे में भाषा का पूर्ण विकास हो जाता है। अब नेक्स्ट है पर्यावरण के साथ अनुकूलन की क्षमता का विकास। इस अवस्था में बच्चा पर्यावरण के साथ अनुकूलन की क्षमता का विकास कर लेता है, मतलब वो वातावरण के साथ खुद को समायोजित कर लेता है। नेक्स्ट है हमारा इस अवस्था की सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट विशेषता है कि बच्चा मूर्त चिंतन करने लगता है। ठीक है, बच्चा मूर्त चिंतन करने में सक्षम होता है। मूर्त चिंतन मतलब वो प्रत्यक्ष रूप से जो वस्तुएं या जो भी समस्या है उसके सामने उनके बारे में चिंतन करने की क्षमता उसके अंदर आ जाती है। अब नेक्स्ट अवस्था है और अंतिम औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, जैसे कि किस नाम से जाना चाहता है? औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसकी अवधि होती है 11 वर्ष से ऊपर। फर्स्ट जो थी हमारी इंद्रिय जनित गामक, उसकी अवधि थी 0 से 2 वर्ष। फिर थी हमारी सेकेंड पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, उसकी अवधि थी 2 से 7 वर्ष। तीसरी थी हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उसकी अवधि थी 7 से 11। और हमारी चौथी और आखिरी अवस्था है औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी अवधि है 11 से ऊपर।
इस अवस्था की विशेषताएं हैं। पहला लक्षण है इसमें कि बच्चा अमूर्त चिंतन करता है। ठीक है, बच्चा इस अवस्था में अमूर्त चिंतन करने लगता है, मतलब वो वैसी चीज़ों के बारे में भी चिंतन करने लगता है जो मूर्त रूप से या प्रत्यक्ष रूप से उसके सामने उपस्थित नहीं है, मतलब वो अमूर्त रूप से चिंतन करने में सक्षम होता है। सेकेंड है समस्या समाधान करने की क्षमता का विकास। इस अवस्था में बच्चे के अंदर अपनी समस्याओं का समाधान करने की क्षमता का विकास हो जाता है। थर्ड है निर्णय लेने की क्षमता का विकास। इसी अवस्था में बच्चा निर्णय लेने में भी सक्षम होता है। और फोर्थ है कि वह वैज्ञानिक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास उसमें हो जाता है। ठीक है, बच्चा अब इस अवस्था में क्या करता है, वैज्ञानिक ढंग से सोचने लगता है। अब नेक्स्ट विशेषता है कि भाषा संबंधी योग्यता एवं संप्रेषणशीलता का विकास अपने शीर्ष पर होता है। जो लास्ट अवस्था है औपचारिक या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसमें क्या होता है कि बच्चे की भाषा संबंधी योग्यता और संप्रेषणशीलता का विकास अपने शीर्ष पर होता है, मतलब यहाँ पर उसकी भाषा का संपूर्ण विकास हो जाता है और संप्रेषणशीलता भी अपने शीर्ष पर होती है। अब नेक्स्ट है समस्या समाधान हेतु अमूर्त नियमों का निर्माण। ठीक है, वो अपने सामने जो समस्या होती है उनके लिए उन समस्याओं के समाधान के लिए अमूर्त नियमों का निर्माण भी करने लगता है। इस प्रकार से हमने यहाँ पर जीन पियाजे द्वारा दी गई 4 प्रमुख अवस्थाओं को पढ़ा। ठीक है, और उनको समझा। अब आगे हम लोग देखते हैं कि जीन पियाजे के द्वारा अन्य कौन कौन से सिद्धांत दिए गए हैं। तो जीन पियाजे के द्वारा सबसे पहला सिद्धांत तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया है, जिसे हम मानसिक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं, जिसे हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नैतिक विकास का सिद्धांत। ये सिद्धांत भी किसके द्वारा दिया गया है, जीन पियाजे द्वारा। यहाँ पर अक्सर कंफ्यूजन होता है कि नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग द्वारा दिया गया है। ठीक है, लेकिन कोहलबर्ग से पहले नैतिक विकास के सिद्धांत के ऊपर प्रयोग जीन पियाजे जी ने ही किया था। ठीक है, और उन्हीं के सिद्धांत से प्रभावित होकर और प्रेरित होकर कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो नैतिक विकास के सिद्धांत से क्या आशय है कि बच्चे नैतिक मुद्दों के बारे में किस तरह सोचते हैं, इस विषय में पियाजे ने 4 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों का अवलोकन किया। ठीक है, उन्होंने क्या किया, 4 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों का अवलोकन किया। उन्होंने पाया कि बच्चे नैतिकता के इस दौर में 2 अलग अलग अवस्थाओं से गुजरते हैं। क्या पाया उन्होंने कि बच्चे इस अवस्था में नैतिकता के इस दौर में 2 अलग अलग अवस्थाओं से गुजरते हैं। ठीक है, वो 2 अलग अलग अवस्थाएं कौन कौन सी है, तो यहाँ पर पहली अवस्था है पहली अवस्था है यहाँ पर परायत्त नैतिकता। ठीक है, और दूसरी अवस्था है स्वायत्त नैतिकता। तो परायत्त नैतिकता का क्या आशय है, पहली बात तो परायत्त नैतिकता की अवस्था की जो अवधि है वो क्या है, 0 से 7 वर्ष, और स्वायत्त नैतिकता की अवधि क्या है, 7 से 10 वर्ष। जो 7 से 10 वर्ष की अवस्था है, यहाँ पर पहली जो परायत्ता नैतिकता है और स्वायत्ता नैतिकता है, इन दोनों का मिला जुला स्वरूप हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, पहली अवस्था जो है परायत्त नैतिकता, उसकी अवधि क्या है, 0 से 7 वर्ष, और दूसरी वाली की क्या है, 7 से 10 वर्ष। अब दूसरी चीज है परायत्त नैतिकता में कि बच्चा न्याय और नियम दुनिया के न बदलने वाले नियम मानता है। ठीक है, बच्चे को क्या लगता है कि जो न्याय और नियम जो बनाए गए हैं वो क्या है, दुनिया के न बदलने वाले नियम है। इस अवस्था में बच्चे को ऐसा लगता है, कब, परायत्त नैतिकता में। एक चीज और हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पर पहले कि जो परायत्त नैतिकता है वो क्या है कि बच्चा बाहरी चीजों से प्रभावित होता है। ठीक है, परायत्त मतलब पराये से। ठीक है, इसको ऐसा याद रखना, पराये से मतलब इस परायत्त नैतिकता में बच्चा बाहर से प्रभावित होता है, और जो स्वायत्त नैतिकता है इसमें बच्चा स्वयं से प्रभावित होता है और स्वयं अपने निर्णय लेता है और अपने हिसाब से सोचता है। ठीक है, तो इसकी अवधि है 0 से 7 वर्ष, इसकी है 7 से 10। यहाँ पर बच्चा न्याय और नियम दुनिया के न बदलने वाले नियम मानता है। ठीक है, उसको क्या लगता है कि न्याय और नियम दुनिया के न बदलने वाले नियम है, ये किसी के बस में नहीं है। लेकिन स्वायत्त नैतिकता जब वो खुद से सोचने लगता है तब उसको क्या लगता है कि नियम और कानून लोगों के बनाए हुए हैं। ठीक है, नियम और कानून ऐसे नहीं है कि बहुत ज्यादा कठोर हो और उनको बदला नहीं जा सकता। ये नियम और कानून लोगों के द्वारा बनाया गया है, जिनमें समय समय पर परिवर्तन भी किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि किसी व्यवहार के सही या गलत होने का निर्णय व्यवहार के परिणाम के आधार पर करते हैं। ठीक है, जो स्वायत्त नैतिकता की अवस्था है यहाँ पर बच्चे
किसी व्यवहार के सही या गलत होने का निर्णय व्यवहार के परिणाम के आधार पर करते हैं। यहाँ पर समझना कि बच्चा क्या सोचता है, किसी भी व्यवहार के मतलब कोई अगर व्यवहार किसी के द्वारा किया गया है तो उसके सही या गलत होने का निर्णय कैसे लेता है, वो जो व्यवहार किसी के द्वारा या उसके स्वयं के द्वारा किया गया है उससे क्या परिणाम प्राप्त हुआ, उसके आधार पर वो उस व्यवहार के सही या गलत होने का निर्णय करता है। जबकि जो स्वायत्ता नैतिकता के जो अवस्था है उसमें बच्चा क्या करता है, किसी के व्यवहार के सही या गलत होने का निर्णय व्यवहारकर्ता के उद्देश्यों के आधार पर करता है। ठीक है, यहाँ पर वो व्यवहार से जो परिणाम प्राप्त होता है उसके आधार पर करता है, और यहाँ पर वो व्यवहारकर्ता के उद्देश्यों के आधार पर करता है कि व्यवहारकर्ता के क्या उद्देश्य थे उस व्यवहार को करने के पीछे। ठीक है, व्यवहार का परिणाम सही हो या गलत हो, लेकिन व्यवहारकर्ता का उद्देश्य क्या था, सही था या गलत था, उस आधार पर वो उसके सही या गलत होने का निर्णय करता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला सिद्धांत, निर्माण और खोज का सिद्धांत। ये सिद्धांत भी जीन पियाजे के द्वारा ही दिया गया है, निर्माण और खोज का सिद्धांत। अब इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। पियाजे का विचार है कि ज्ञानात्मक विकास केवल नकल न होकर खोज पर आधारित है। ठीक है, क्या मानना है पियाजे का कि जो ज्ञानात्मक विकास है वो केवल नकल न होकर खोज पर आधारित है। ठीक है, इसमें केवल नकल नहीं की जाती है बल्कि स्वयं के द्वारा खोज की जाती है। आगे देखते हैं, नवीनता या खोज को उद्दीपक अनुक्रिया सामान्यीकरण के आधार पर नहीं समझाया जा सकता। ठीक है, जो नवीनता या खोज है उसको उद्दीपक अनुक्रिया सामान्यीकरण के आधार पर नहीं समझाया जा सकता। उदाहरण के लिए एक 4 साल का बालक यदि भिन्न भिन्न आकार के प्यालों को प्रथम बार क्रम अनुसार लगा देता है तो यह उसके बौद्धिक वृद्धि की खोज और निर्माण से संबंधित है। ठीक है, मतलब अगर कोई बच्चा है जिसके सामने कुछ प्याले रख दिए, ठीक है, और वो भिन्न भिन्न आकार के, और उसने उसको पहले ही बार में, है ना, मतलब उसने उससे पहले एक भी बार प्रयास नहीं किया बल्कि सिर्फ पहले ही प्रयास में उसने उनको क्रम अनुसार लगा दिया, तो यह क्या दर्शाता है, उसके बुद्धि और वृद्धि की खोज और निर्माण को दर्शाता है कि उसकी जो बौद्धिक क्षमता है उसमें वृद्धि हो रही है और वो खोज और निर्माण की ओर बढ़ रहा है। अब नेक्स्ट है कार्य क्रिया का अर्जन। नेक्स्ट सिद्धांत है, ये भी उनके द्वारा दिया गया एक सिद्धांत है, कार्य क्रिया का अर्जन। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, पियाजे का विचार है कि जब तक बालक किशोरावस्था तक नहीं पहुंच जाता, ठीक है, क्या विचार है पियाजे का कि जब तक बालक किशोरावस्था तक नहीं पहुंच जाता तब तक वह भिन्न भिन्न विकास अवस्थाओं में भिन्न भिन्न वर्गों की कार्यात्मक क्रिया का अर्जन करता रहता है। जब तक बच्चा किशोरावस्था मतलब पूर्ण परिपक्वता की स्थिति में नहीं पहुंच जाता है, ठीक है, तब तक वह भिन्न भिन्न विकास अवस्थाओं में भिन्न भिन्न वर्गों की कार्यात्मक क्रिया का अर्जन करता रहता है। ठीक है, भिन्न भिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न क्रियाओं का अर्जन करता रहता है मतलब ग्रहण करता रहता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग कि हमने सबसे पहले क्या देखा कि जीन पियाजे का जन्म कहाँ पर हुआ, कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई और उन्होंने किस पर प्रयोग किया, अपने स्वयं के बच्चों पर प्रयोग किया। इसी के आधार पर उन्होंने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। फिर संज्ञानात्मक विकास से क्या तात्पर्य है, उसकी क्या क्या विशेषताएं ये देखी। फिर संज्ञानात्मक विकास की प्रमुख 4 अवस्थाएं देखी। उसके बाद हम लोगों ने देखा उनके द्वारा दिए गए कुछ अन्य सिद्धांत। ठीक है, तो पहला सिद्धांत हमने क्या देखा, नैतिक विकास का सिद्धांत। फिर सेकेंड हमने देखा, इसके अंतर्गत हमने परायत्त नैतिकता और स्वायत्त नैतिकता को समझा। परायत्त नैतिकता मतलब दूसरों के बाहर से प्रभावित होता है और स्वायत्त नैतिकता में वो स्वयं से प्रभावित होता है, मतलब अपने निर्णय स्वयं लेता है। फिर हमने देखा उनका अगला सिद्धांत निर्माण और खोज का सिद्धांत। अब आगे हमने फिर देखा कार्य क्रिया का अर्जन। अब हम लोग देखेंगे शैक्षिक महत्व कि जो जीन पियाजे द्वारा जो सिद्धांत दिए गए हैं उनका शैक्षिक महत्व क्या है, मतलब अध्यापक अध्यापन क्रिया के दौरान किस प्रकार से उनके सिद्धांतों का प्रयोग कर सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर उन्होंने बताया है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में कहा गया है कि अध्यापक अपने आप को विद्यार्थी के स्थान पर रखे। ठीक है, अध्यापक अपने आप को विद्यार्थी के स्थान पर रखे और उनकी समस्याओं को विद्यार्थी की दृष्टि से देखे। ठीक है, क्या कहा है यहाँ पर कि
जो अध्यापक है वो अपने आप को विद्यार्थी के स्थान पर रखे और उसी के दृष्टिकोण से उसकी समस्याओं को देखे। मतलब अगर हम सरल शब्दों में कहें तो सीधा सा मतलब ये है कि एक शिक्षक को अपने स्तर से न सोचते हुए विद्यार्थी के स्तर से सोचना है, ठीक है। क्योंकि हमारी क्षमता में और हमारे स्तर में और एक विद्यार्थी की क्षमता में और स्तर में अंतर होता है, क्योंकि उसकी बौद्धिक क्षमता हमारी तुलना में कम हो सकती है, ठीक है। और व्यक्तिगत रूप से भी अगर हम विद्यार्थियों की बात करें तो सभी विद्यार्थी एक समान नहीं होते, तो हमें व्यक्तिगत रूप से किसी विद्यार्थी को देखकर उसकी दृष्टि से उसकी समस्या के बारे में सोचना है, जिससे कि हम आसानी से उसकी समस्या को समझ सके और आसानी से उसकी समस्या का समाधान कर सके। इसे साक्षात्कार प्रश्नावली निरीक्षण विधि द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। इस क्रिया को कैसे किया जा सकता है? साक्षात्कार विधि द्वारा, प्रश्नावली द्वारा और निरीक्षण विधि द्वारा किया जा सकता है। अब आगे देखते हैं हम लोग कि शिक्षक को यह चाहिए कि वो छात्र को स्वयं सीखने दे, ठीक है। शिक्षक को क्या करना चाहिए? छात्र को स्वयं करके सीखने देना चाहिए, मतलब उसके स्वयं को सक्रिय रखना चाहिए, विद्यार्थी को सक्रिय रखते हुए उसी कोई कार्य सीखने का अवसर देना चाहिए। अब आगे देखते हैं हम लोग, प्रयोगात्मक एवं व्यवहारिक शिक्षा पर बल देना चाहिए। क्या कहा है पियाजे ने कि एक शिक्षक को प्रयोगात्मक एवं व्यवहारिक शिक्षा पर बल देना चाहिए। प्रयोगात्मक मतलब कोई भी अगर टॉपिक है तो हम उसको प्रयोग करके बताएं, ठीक है। हम सीधा उसे पाठ्य पुस्तक के माध्यम से या व्याख्यान माध्यम से बताते जाते हैं, इसकी वजह हमें प्रयोग करना चाहिए नए, ठीक है। और प्रयोग करके हमें उसे बताना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर हम पेड़ पौधे से संबंधित कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो हमें उन्हें प्रत्यक्ष रूप से कक्षा से बाहर ले जाकर उन्हें पेड़ पौधे दिखाने चाहिए और उनका अध्ययन करना चाहिए। वैसे ही अगर देखा जाए तो व्यवहारिक शिक्षा पर बल देना चाहिए, मतलब उन्हें हमें अपने जो दैनिक जीवन से जुड़ी हुई गतिविधियां हैं उन पर आधारित शिक्षा भी देनी चाहिए। आगे देखें, बच्चों में तार्किक क्षमता बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। क्या करना चाहिए शिक्षक को? कि बच्चे की तार्किक क्षमता का विकास हो, ऐसे प्रयास करना चाहिए। इसके लिए उसे कई बार जैसे कि पहेली वगैरह देना चाहिए, या फिर जैसे हम लोग मैथ्स करवाते हैं तो उसमें हमें कुछ सवाल उन्हें होमवर्क में देखकर करने के लिए कहना चाहिए, जिससे कि उसकी मानसिक क्षमता का विकास हो। कोई टॉपिक देना चाहिए जिसके ऊपर उसे कुछ शब्द अपने विचार लिखने के लिए कहना चाहिए, तो इस प्रकार से क्या होगा? उसकी तार्किक क्षमता का विकास होगा। फिर आगे, समूहों का निर्माण कर विचार विमर्श का अवसर प्रदान करना चाहिए। क्या करना चाहिए शिक्षक को? समूहों का निर्माण करना चाहिए और विचार विनिमय का अवसर प्रदान करना चाहिए। मतलब कक्षा में समान रुचि वाले बच्चों को एक एक समूह में विभाजित करना चाहिए, तो जब वो आपस में एक दूसरे से चर्चा करेंगे तो इस प्रकार से क्या होगा? उनके विचारों का आदान प्रदान होगा और इस प्रकार से उन्हें सीखने का अवसर प्रदान होगा। आगे देखते हैं, गलती करने एवं सुधारने का पर्याप्त अवसर देना चाहिए। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अगर सीखना है तो गलती करना भी जरूरी है, इसलिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों को गलती करने की छूट भी देना चाहिए और उसे सुधारने का पर्याप्त अवसर भी देना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं, इस प्रकार हमने आज इस वीडियो में जीन पियाजे की संपूर्ण थ्योरी, उनके द्वारा दिए गए सभी सिद्धांत और उनके द्वारा दिए गए सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व समझा। अब इस पूरे टॉपिक को हम एक ट्रिक के माध्यम से आसानी से याद भी कर लेंगे। तो चलिए हम लोग अब ट्रिक देख लेते हैं कि वो ट्रिक क्या है। तो यहाँ पर ट्रिक है हमारी कि 1896 में स्विट्जरलैंड में पियाजे के नैतिक निर्माण कार्य संज्ञान में आए, ठीक है। इसे 2-3 बार आप लोग रिपीट करेंगे, चाहो तो अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना, जिससे कि आपको आसानी से याद हो जाएगी। तो क्या है हमारी ट्रिक कि 1896 में स्विट्जरलैंड में पियाजे के नैतिक निर्माण कार्य संज्ञान में आए। 1896 में स्विट्जरलैंड में पियाजे के नैतिक निर्माण कार्य संज्ञान में आए। तो यहाँ पर 1896 से क्या हो जाएगा हमारा? 1896 में जन्म हुआ, ठीक है। कहाँ पर जन्म हुआ? स्विट्जरलैंड में जन्म हुआ। और किसका जन्म हुआ? पियाजे का हुआ। उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। निर्माण से क्या हो जाएगा? निर्माण और खोज का सिद्धांत दिया है। कार्य से क्या हो जाएगा? कार्य क्रिया अर्जन का सिद्धांत दिया है। और संज्ञान से क्या हो जाएगा? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। तो इस प्रकार से हम इस एक लाइन की ट्रिक से पूरे इनके द्वारा दिए गए पूरे सिद्धांतों को आसानी से याद रख सकते हैं, साथ ही उनका जन्म कब और कहाँ पर हुआ ये भी याद रख सकते हैं। तो एक बार फिर से हम लोग ट्रिक को देख लेते हैं। क्या है हमारी ट्रिक कि 1896 में स्विट्जरलैंड में पियाजे के नैतिक निर्माण कार्य संज्ञान में आए, ठीक है। 1896 में स्विट्जरलैंड में पियाजे के नैतिक निर्माण कार्य संज्ञान में
आए। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।